नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चुनाव के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। हिमाचल में चल रहे विधानसभा चुनाव के साथ ही आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। राज्य की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। आज जनादेश में देखेंगे इस बार गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की क्या है तैयारियां। गांधीनगर में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई और कांग्रेस ने गुजरात के लिए 8 संकल्पों का ऐलान भी किया है। भाजपा की बैठक और कांग्रेस के संकल्पों पर भी डालेंगे नजर। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में कैसी रही आज चुनाव प्रचार की तासीर, डालेंगे इस पर भी नजर। और साथ ही देखेंगे सिरमौर में हाटी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलने के बाद क्या है उनकी प्रतिक्रिया। चंबा की 5 विधानसभा सीटों पर क्या है समीकरण और क्या कहती है चंबा की जनता, इस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन जनादेश में सबसे पहले बात गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान की। हिमाचल प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के संग्राम के साथ साथ आज निर्वाचन आयोग की ओर से गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। राज्य की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। देखते हैं गुजरात के चुनाव कार्यक्रम पर खास रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में पिछली बार की तरह 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी। गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 1 दिसंबर को 79 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को राज्य की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात में मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. गुजरात में हो रहे इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं के लिए कई तरह के खास इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आयोग के अनुसार कोरोना से संक्रमित लोगों को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। सी विजिल ऐप पर मतदाताओं की ओर से चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत का चुनाव आयोग 100 मिनट में जवाब देगा। दिव्यांगों के लिए इस बार 182 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशंस पर दिव्यांगों को विशेष तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस बार हो रहे राज्य विधानसभा चुनाव में 4.6 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इस बार 51,782 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं के लिए विशेष 1,274 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। गुजरात की मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 4,90,79,765 मतदाता पंजीकृत हैं। कुल मतदाताओं में 2,53,36,610 पुरुष और 2,37,51,738 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। कुल 11,62,528 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि इनमें 1,417 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों पर टिप्पणी की और कहा कि परिणाम पक्ष में आने के बाद आरोप लगाने वाले खुद कहते हैं कि उन्हें ईवीएम पर संदेह नहीं करना चाहिए था। जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं
कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वो ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है, फिर वो प्रश्न बंद हो जाता है। महाराष्ट्र से 1960 में अलग होकर अस्तित्व में आए गुजरात में कांग्रेस लंबे वक्त तक सत्ता में रही, लेकिन 1995 के चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज कर आई तो फिर कोई और राजनीतिक दल भाजपा को चुनौती नहीं दे पाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जरूर बीजेपी को चुनौती मिली, लेकिन भाजपा अपनी सत्ता को बचाए रखने में सफल रही। पिछले 27 साल से राज्य की सत्ता पर निर्विवाद रूप से काबिज भाजपा को इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिलने की संभावना है। पिछली बार भाजपा की 99 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली थीं। अन्य के खाते में 6 सीट गई थी। बीजेपी को इस चुनाव में 50% और कांग्रेस को 42% वोट हासिल हुए थे। गुजरात में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां अब और तेज हो जाएंगी। गुजरात में चुनावी मुद्दों को तय करने के लिए गहमा गहमी जहां पहले से देखी जा रही थी, अब उसमें और तेजी आना लाजमी है। कैमरामैन सुमित के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इससे पहले गुजरात के गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साथ प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक अगले 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 42 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आज जिन सीटों पर मंथन कर रही है, उनमें मोरबी और राजकोट जिले की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही साबरकांठा, बनासकांठा, नर्मदा, ताप्ती की सीटों पर भी चर्चा हो रही है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। इन सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर यह बैठक हो रही है। खबर है कि 3-3 नामों का पैनल बनाया गया है। नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने 8 संकल्पों की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके कहा कि गुजरात कांग्रेस की तरफ से 8 संकल्पों को हम सूचित करते हैं। उनका कहना है कि वो 7 करोड़ गुजराती बहन भाई परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेस को ही विकल्प मानते हैं। कांग्रेस ने 8 संकल्पों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के लिए कई फ्रीबीज का भी वादा किया है। गुजरात कांग्रेस ने 8 संकल्प के रूप में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है। कांग्रेस ने 10 लाख रुपए तक का इलाज और दवाइयां मुफ्त, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करने और 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी और कोरोना में जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और जनादेश में फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए।
31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विभिन्न दलों के आरोप प्रत्यारोप और दावों प्रतिदावों के बीच देखते हैं कैसा रहा आज राज्य में चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। तमाम दलों के स्टार प्रचारकों ने पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए कमर कस ली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को चुनाव प्रचार की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभाली, तो विपक्षी कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला मैदान में डटे रहे। उधर राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में सोलन पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलन जिले के अर्की और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर और देहरा में जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के साथ भावनात्मक लगाव का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने हिमाचल के विकास में अभूतपूर्व काम किया है। हमारे दोनों जो ये प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन दोनों का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जब से भारत आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक सत्ता में रही है। एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी कर सकते थे उन लोगों ने भी किया। लेकिन हिमाचल को छोटा राज्य होने के बावजूद इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो अहमियत दी, वो किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने वो अहमियत हिमाचल को नहीं दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चंबा जिले के डलहौजी और ऊना के कुटलैहड़ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने डलहौजी के सलूनी में कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसे वीरभद्र की सरकार के दौरान केंद्र में यूपीए सरकार ने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही हिमाचल का ये स्पेशल स्टेटस लौट पाया। अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? डैमों की झड़ी लगी थी कि नहीं लगी थी? और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वह इकोनॉमिक पैकेज हमसे ले लिया गया। कांग्रेस लेने वाली बनी, हम देने वाले बने। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हिमाचल पहाड़ी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट था। स्पेशल कैटेगरी स्टेट था। केंद्र हमको 90 पैसे देता था तो हम 10 पैसे अपने विकास में लगाते थे। लेकिन वीरभद्र जी के जमाने में यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमसे ले लिया गया। दिया नहीं, ले लिया गया। और आपको जानकर के याद होगा, शांता कुमार जी अधिकार यात्रा लेके दिल्ली गए थे, धूमल जी न्याय यात्रा लेके दिल्ली गए थे, दिल्ली में आवाज उठाई थी, किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी थी। जब मोदी जी फिर से पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने तो फिर से हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल हो गया। और अब जयराम जी अगर 10 रुपए लगाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी 90 रुपए लगाते हैं और आपके विकास में काम चलता है। ये अंतर आ गया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा जिले के इंदौरा, सिरमौर के पांवटा साहिब व ऊना में सभाओं को संबोधित किया, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के शाहपुर, हमीरपुर के लम्बलू व सुजानपुर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली।
उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का राज्य की जनता को लाभ मिल रहा है। डबल इंजन की सुंदरता को देखिए, जब केंद्र की इंजन स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भारत प्रदत्त करती है, आयुष्मान भारत देती है, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की सुविधा होती है, वहीं पर डबल इंजन के अंतर्गत जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनके हिम केयर योजना के माध्यम से भी लगभग 3.5 लाख लोग उपकृत होते हैं। ये होता है डबल इंजन का कमाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने शिमला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। इसके अलावा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांगड़ा में जनसभा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में सुस्त पड़े अपने प्रचार को धार देने की कोशिश की। इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोलन में रोड शो किया। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार चुनाव आयोग बुजुर्ग मतदाताओं के घर पर ही वोट डलवा रहा है। इस बीच पोलिंग टीमें हिमाचल के जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर मतदान करवा रही हैं। चुनाव आयोग ने पोलिंग पार्टियों की फोटो शेयर की हैं। पोलिंग टीमें बर्फ के बीच चलकर दुर्गम गांव में पहुंच रही हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को पोस्टल बैलेट से 5093 लोगों ने मत डाला। कांगड़ा में 366, कुल्लू में 297, मंडी में 1991, ऊना में 528, बिलासपुर में 838, सोलन में 315, शिमला में 669 और किन्नौर में 79 डाक मत डाले गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि 43,143 फॉर्मों में सभी वापस प्राप्त किए गए हैं। इन मतदाताओं से डाक मतपत्र लेने की प्रक्रिया 11 नवंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। राज्य से 80 वर्ष से अधिक आयु के 4,330 और दिव्यांगजनों के 763 मतपत्र वापस प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हाटी जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। पिछले 55 सालों से सिरमौर का हाटी समुदाय खुद के लिए एसटी दर्जे का मांग करता रहा, लेकिन इस समुदाय की मांग पूरी नहीं हो पाई थी। पिछले दिनों केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समुदाय की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। कुछ ही समय पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इस मांग को मंजूर किया। जाहिर है विधानसभा चुनाव अब जब सामने है तो ऐसे में इस समुदाय को चिर प्रतीक्षित मांग का पूरा किया जाने के बाद समुदाय में बेहद उत्साह है। हाटी समुदाय के प्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। क्या कुछ फर्क पड़ेगा हाटी समाज पर? इस समय हमारे साथ हाटी समाज के लोग हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अपने समुदाय की तरफ से, हाटी समिति की तरफ से हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एसटी के बाद हमारा जो पिछड़ा समाज रहा है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया जो हमारा माना जाता है ये गिरिपार क्षेत्र का, तो उसमें हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको इसका बेनिफिट होगा। वो मतलब राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगी। नंबर 2 बात कि जो हमारा ये पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें अभी तक जब भी कहीं जाते थे किसी भी नेता के पास, चाहे कोई से भी पार्टी रही हो, पैसा नहीं है। तो अब जो पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी इसके लिए। तो जो एज में जो बेनिफिट मिलता है कि भाई जैसे मान लो हम जब जनरल कैटेगरी में होते हैं तो उसमें हमारे को 21 साल या 23 साल का ही हमें बेनिफिट मिलता है। पर इस बार की जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने ये मुद्दा सॉल्व करके हमारे युवाओं को रोजगार के कई अवसर प्रदान किए। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वायदे पुराने नेता करते थे, पुरानी सरकारें करती थी, पुराने समय में चुनाव के समय में होते थे। अब समय बदला है और अब आज के समय में क्योंकि जनता भी जागरूक है, युवा भी जागरूक हैं, अब नेता जो भी वादे करते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। अपने कैमरामैन विनय के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, हिमाचल प्रदेश।
और हिमाचल विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत और तैयारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोलन से हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरीके से जनजातीय समुदाय का दर्जा मिलने के बाद लोग खुश हैं। अगर देखें तो बड़ी संख्या में अन्य जनजातीय समुदाय भी लाहौल स्पीति और किन्नौर इन जिलों में रहते हैं। किस तरीके से ये पूरा का पूरा असर डाल सकता है हिमाचल प्रदेश चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है अश्वनी, क्योंकि 55 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता। हर 5 साल के अंदर चुनाव आते हैं। ये बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वायदे इस समुदाय को, हाटी समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल हमेशा अपना घोषणा पत्रों में इसको कहते रहे, लेकिन 55 साल तक ये हाटी समुदाय को ये दर्जा नहीं मिला। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर मैं दूर दराज के दुर्गम इलाकों की बात करूं, जो लाहौल स्पीति का इलाका है, वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा इस समुदाय के लोग रहते हैं, और दूसरे जो लोग रहते हैं वो सिरमौर इलाके में रहते हैं। यह उत्तराखंड से मिला हुआ इलाका है। उत्तराखंड के भी इलाकों के अंदर हाटी समुदाय रहता है। उनको 1967 में यह दर्जा मिल चुका था, लेकिन सिरमौर हिमाचल प्रदेश के इस इलाके के अंदर लोगों को नहीं मिला था। तो हम जब इस पर स्टोरी करने के लिए दूर दराज के इलाकों में गए तो हमें जाके पता चला कि इनको अभी कुछ ही समय पहले केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, 3 लाख लोग हैं और काफी विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं, और शिलाई विधानसभा तो एक ऐसी विधानसभा है जहां 100% इसी समुदाय के लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है। बड़े बड़े जो दावे और वायदे किए जाते हैं अब वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात का जिक्र ये लोगों ने यहां किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव प्रचार पूरे अपने चरम पर यहां पर पहुंच चुका है। कांग्रेस के पार्टी के चाहे बड़े नेता दिल्ली के नेता हो, वो भी यहां पर राज्य के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार यहां पर। जी अनुज, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़े हुए हैं और अनुज से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण है हाटी समुदाय को दर्जा दिया जाना, क्योंकि जो हाटी समुदाय है 1956 से इनकी मांग थी कि हमें आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए, और ये तकरीबन 7 दशक लंबी मांग थी और ये पूरी हुई है। अगर देखें तो साल 2003-2004 में गद्दी गुर्जर समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल किया गया था, और आदिवासियों का जो अगर देखें डेमोग्राफी के हिसाब से तो किन्नौर, लाहौल स्पीति और अन्य ऐसे इलाके हैं जहां पर इनकी बड़ी संख्या में तादाद है, और एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐसा स्थिति हो सकती है कि जो कि चुनाव परिणामों को काफ़ी असर डाल सकता है इस समुदाय का जोड़ा जाना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज यादव। अनुज, देखें तो जिस तरीके से आपने बताया बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर देखें तो बागी और दागी ये चुनाव में बड़ा असर डालते हैं। दोनों राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस अपने बागियों से परेशान है, और अगर दागियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिख रही है दागी उम्मीदवारों को भी मैदान में टिकट देने के लिए। क्या ये भी मुद्दा, और कितने? तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बागियों को मनाने के लिए जब बड़े शीर्ष जो नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, जब उनसे बात करते हैं तो कई सीटों पर ऐसा हुआ है कि वहां जो बागी थे वो बैठ गए, क्योंकि कई ऐसे निर्दलीय के रूप में भी खड़े हुए थे। वो बाद में उन्होंने अपना नामांकन भी वापस लिया। उनको मनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी रही। लेकिन हां, अगर मैं बागी और दागियों की इसमें बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है, क्योंकि उनके राज्य में, हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा नेता वीरभद्र सिंह के बाद अब नहीं है। एक सबसे बड़ी जो कमी महसूस की जा रही है, और ये जनता कहती है कि अगर कांग्रेस यहां पर सरकार बनाती है तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात चलते चलते बस एक टिप्पणी आपसे लेंगे। आप सोलन में हैं, आप सोलन में हैं। आज केजरीवाल साहब गए, खबर ऐसी है कि 5 मिनट भी वो भाषण नहीं दे पाए। क्या कुछ ऐसा हुआ सोलन में? लोगों ने पर्चे फेंके उनके ऊपर, जो पंजाब में वादे नहीं पूरे गए थे, वहां से अध्यापकों की कोई हुजूम वहां पहुंचा? देखिए, बिल्कुल उस समय मैं वहीं था। मैं जब सोलन के अंदर आ रहा था तो एक काफी आम आदमी पार्टी के लोग चौराहे पर खड़े थे और अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ भगवंत मान भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री। वहां से जब वो रोड शो करते हुए जब शहर के अंदर आए तो उन्हें कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, और काफी लोग इस बात को कह रहे थे, जो हमने लोगों से चलते फिरते बातचीत की। देखिए, मुफ्त की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी करते हैं, हिमाचल को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए।
चाहिए। हिमाचल के लोग मेहनती लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, तो मुफ्त की राजनीति हिमाचल में नहीं चलेगी, ऐसी चर्चाएं करते हुए भी लोग नजर आए सोलन में। जी, और अगर वादे नहीं पूरे होंगे तो जनता जवाबदेही के लिए सवाल खड़े ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज यादव हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जनादेश के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर एक जानकारी लेकर आते हैं हम हर रोज शाम 7 बजे। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।